बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 से लेक्चर नंबर 7 की, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बज़ाहिर एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो 3 रूल्स हैं, या आप 3 रूल्स पे तो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ सकते हैं, तीनों को मिलाया जाए लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इसमें अगर एलिमेंट किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपसे पूछी जाएगी तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाजमी तौर पे किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट 30 एलिमेंट की तो लाजमी तौर पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएगी। इसके अलावा एमडी कैट के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जब तक हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने नहीं आती तो हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को सही से करने के काबिल नहीं होते। तो इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा शायद लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसमें हमें इस लेक्चर के एंड तक हम इस काबिल हो जाएं कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आसानी से लिख सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप पहले ज़ीरो हैं या रूट लेवल पे हैं, तो आप इस लेक्चर को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। एंड तक इंशाल्लाह आप जो है तीनों रूल्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एटम की लिख सकते हैं। शर्त यह है कि आपको एटम का एटॉमिक नंबर आना चाहिए, जो कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। इट कैन बी सिंपली डिफाइंड एज इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन of electrons among shells, subshells or orbitals of an atom। किसी भी एटम के अंदर उसके शेल, सबशेल या ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, रखना, उन्हें हम कहते हैं जी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए सबसे पहले जो हमें हमारी बुक के मुताबिक जो न्यू बुक है उसके अंदर इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टॉपिक को 3 हेडिंग्स में कवर किया गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन शेल्स, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ ताकि हमारा एग्जाम का पीओ भी कवर हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन शेल्स, ये ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो शेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरी सिंपल है, ये आप बेसिक लेवल पे पहले भी पढ़ चुके होंगे कभी कि, और हमने भी इस चैप्टर के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा है कि देयर आर टोटल 4 शेल्स विच आर डिस्कस्ड इन आवर बुक। वैसे शेल्स जो हैं इन्फिनिट होते हैं, के, एल, एम और एन। ये हमारे पास 4 शेल हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को अलहदा से हमने फाइंड किया हुआ है एक फार्मूले के अकॉर्डिंग, दैट इज 2n²। इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया था कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल के अंदर 18 और एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहते हैं किसी एटम की, तो वो तो बहुत ईजी है। उसके लिए एक और चीज़ भी आज के टॉपिक के लिए आप इनके अकॉर्डिंग याद रख लें कि ये जो स्मॉल एन होता है नेचुरल इंटीजर, इसके लिए के के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, एल के लिए इसकी वैल्यू 2 होगी, एम के लिए इसकी वैल्यू 3 होगी और एन के लिए इसकी वैल्यू 4 होगी। ये जो 4 वैल्यूज आपको बताई हैं ये आपको लाजमी तौर पे याद रखनी है। ये अभी हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे तो उसमें आपकी बड़ी काम आने वाली है। तो शेल जो हमारी बुक में पहली हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन शेल्स, वो बहुत ईजी है। आपको सपोज कोई एटम दिया गया है कि आप कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, या फिर ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8, आप नियोन की बात कर लें उसका एटॉमिक नंबर 10, इनमें से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें शेल्स के अंदर तो आप आसानी से लिख सकते हैं। पहला शेल आपके पास के है, जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उसके मुताबिक लिख लें के और एल, फिर उसके बाद आएगा एम एंड सो ऑन एन। तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे 2 लिख दें, उसके बाद इसके नीचे लिख दें बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है तो बाकी हमारे पास 4 बच जाएंगे, इसमें 4 लिख दें। एम शेल कार्बन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपको इतना सा लिखना है और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई शेल के अंदर कार्बन की। ऑक्सीजन की लिखने के लिए के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरह से, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे जो कि एल शेल में आ जाएंगे। नियोन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में के में और 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जो कि हमारे पास एल शेल होगा। इसलिए कहते हैं कि इनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है, ऑक्टेट को फॉलो करता है, दैट्स व्हाई ये स्टेबल होती हैं। तो ये शेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली जो कि वेरी मच सिंपल है, आप आसानी से इसको लिख सकते हो। इसके रिगार्डिंग इस तरह से सिंपल कोई क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल कि कोई आएगा।
अगली जो बात, जो दूसरी हेडिंग होगी हमारी बुक के अंदर, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारा, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, कोई इतना ज्यादा नहीं कि याद ही ना हो सके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल्स, 3 हेडिंग्स हैं हमारे सिलेबस का पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके। इन शेल्स फर्स्ट हमने कवर कर ली, इन सब शेल्स दूसरी कवर करने लगे हैं, और तीसरी होगी ऑर्बिटल्स के अंदर, उसको एंड पे हम इंशाल्लाह कवर करते हैं। तो सब शेल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की किस तरह से लिखनी है, अब हम वो सीखने जा रहे हैं। तो इसमें अब डेफिनेशन को लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हमने लिख दी। सब शेल सबसे पहले कितनी तरह के होते हैं, जैसे ये शेल्स हैं तो सब शेल हमारे पास 4 तरह के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये हमने पढ़े थे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी को हमने फाइंड किया था 2 × 2l+1 इस फार्मूले के तहत। और एस के अंदर हमने फाइंड किया था कि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। और एक और चीज़ भी यहाँ पे आपको याद रखनी है फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यू, जो सब शेल्स होते हैं इनको हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में पढ़ते हैं और इनको डिनोट किया जाता है एल से। एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, हम इनको ऑलरेडी क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं, मैं बस आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। अब सब शेल के अंदर यानी कि इनके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करना है, उसके लिए ना हमें पहले एक रूल पढ़ना है। वो रूल क्या है? रूल को 2 नेम से आप जानते हैं। एक रूल है हमारे पास N+L रूल, और इसी को एक प्रिंसिपल के तौर पे हमारी बुक में डिस्कस किया गया, दैट इज अफबाउ प्रिंसिपल। 3 तरह के प्रिंसिपल या कह लें जी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, जिनको फुलफिल किए बगैर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो ही नहीं सकती। सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल, N+L रूल, उसके बाद हुन्स रूल, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन 3 को हमने फॉलो करना है, और किसी भी एटम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तभी वो ठीक माने जाएंगे। तो अभी हम बात करें कि सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को लिखने से पहले हम बात करेंगे एक रूल की, दैट इज कॉल्ड एज N+L रूल। N+L रूल की अगर मैं डेफिनेशन कहूं तो सिंपल N+L रूल हमें ये कहता है कि क्योंकि हम सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने जा रहे हैं ना, तो ये कहता है कि जिस सब शेल के लिए N+L का जो सम है वो कम आएगा, उस सब शेल को पहले फिल किया जाएगा। सिंपल सा मतलब कि N+L का जो सम है वो हम करेंगे पहले, वो देखेंगे जिस सब शेल के लिए कम होगा उसको पहले लिख देंगे, जिसके लिए ज्यादा होगा उसको बाद में। N+L का मतलब N हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मैंने वैल्यूज आपके सामने लिखी है N की, शेल के लिए ये होंगी, और L क्या है हमारे पास, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सब शेल। N शेल हो गया और L क्या हो गया, सब शेल। सब शेल के लिए वैल्यूज भी मैंने लिख दी है। तो इन दोनों को जमा करेंगे, जिसकी वैल्यू कम आएगी पहले इलेक्ट्रॉन्स को उसमें फिल किया जाएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स को बाद में फिल किया जाएगा। तो अब N+L रूल के मुताबिक हम सबसे पहले सब शेल्स को अरेंज करेंगे, और उसके बाद हम साथ में एक और प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ इज नॉट द नेम ऑफ द पर्सन, मोस्टली ऐसा समझा जाता है इट इज द नेम ऑफ द पर्सन, इट इज नॉट द नेम ऑफ द पर्सन। ये जर्मन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, कि जैसे हमने N+L रूल में पढ़ा कि जैसे सब शेल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को भी अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में सब शेल में फिल किया जाएगा, फिर हायर सब शेल की तरफ लेके जाया जाएगा। तो अब हम इसके लिए ना N+L रूल को अप्लाई करने के लिए, वैसे तो आप एक कॉलम 2 कॉलम ड्रॉ करते होते हो कि तरतीब से आप लिख दें सब शेल को, उनको तरतीब देने के लिए बेसिकली हम उनको याद कैसे रख सकते हैं, तो N+L रूल के लिए मैं आपके सामने एक फार्मूला लिखने लगा। एंड पे इसको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपने ना टोटल 7s यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी, थोड़ा सा इनमें डिस्टेंस रखना है आपने, 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैं एक एस को थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, माइट भी ये कैमरे में ना आ रहा हो, नीचे वाले एस को मैंने बस ऊपर लिखा है। तो ये हमारे पास 7s हो गए। अब आपने एक ऊपर से और एक नीचे से छोड़ के आगे एस के बाद पी आता है तो पी को ड्रॉ करते जाए। पी
इसी तरह से आपने नीचे से भी एक छोड़ देना। पी के बाद हमारे पास डी आता है तो यहाँ पे डी को ड्रॉ कर दें एक छोड़ के, और एंड पे हमारे पास एफ आता है तो एक छोड़ के एफ को आप ड्रॉ कर दें। ये एक सिंपल सा फार्मूला बन जाएगा जिसकी ये तरतीब आप लिखोगे तो आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी अभी नंबरिंग भी करनी है। एस हमने डिस्कस किया कि 1 से स्टार्ट होता है और एस 1 से स्टार्ट होता है, तो आप इसकी नंबरिंग 1 से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एस 1 से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि ये पहले शेल से स्टार्ट होता है, पहले शेल में एस सब चलाया जाता है। और जो पी है वो दूसरे शेल से स्टार्ट होता है, डी तीसरे से स्टार्ट होता है, और जो एफ है वो यहाँ पे आता है। जितने किसी शेल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने वो ऑर्बिटल यानी कि सब शेल अपने पास लेके आता है। इसलिए हम कहते हैं कि एस 1 से स्टार्ट होगा, पी 2 से, जो डी है 3 से, और एफ 4 से स्टार्ट होगा। पी 2 से स्टार्ट होगा तो 2 से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करें, 2 3 4 5 6। डी 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 से इसकी नंबरिंग करें, 3 4 5। और एफ जो है हमारे पास वो 4 से ही स्टार्ट हो रहा है। अब इनको आप सर्कल कर दें बेशक, क्योंकि हमने ना वो स्नेक बनाना है यहाँ पे, तो इसलिए इनको सर्कल करना ज़रूरी है। फार्मूला थोड़ा अच्छा दिखता है, बाकी कोई इतनी बात नहीं है कि ना भी करें तो ठीक है। 7 इसको थोड़ा सा बेशक आप नीचे बना दें जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनमें तीर मारने हैं ऐसे करके। उसके बाद ये तीर आ गया आपके पास यहाँ, फिर ये तीर आएगा जी यहाँ पे, वन टू थ्री, यहाँ पे एस जो आएगा वो 4 आएगा, 5 6 एंड 7। ये कैसे चेंज हुई आई डोंट नो, खैर। और 3p के बाद आ गया ये एरो, फिर आ गया ये एरो हमारे पास, फिर बच्चों आ गया ये वाला एरो, और ये आखिरी एरो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको ये करना है कि इन एरोज की हेड और टेल को मिला देना है। ये हेड है तो इसको इस टेल से मिला दें, ये हेड है इसको इस टेल से मिलाएं। ये हेड और टेल हम इसलिए मिला रहे हैं कि ये तरतीब पूरी एक लाइन बन जाएगी कि तरतीब यही रहेगी, इसको हमने चेंज नहीं करना। ये एक बड़ा अच्छा सा फार्मूला बन गया जिसकी इसी तरतीब को हम लिखेंगे तो n+l रूल भी फॉलो हो जाएगा और अफबो प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाएगा। ये हमें बताता है कि किस सबशेल को पहले लिखना है, जिसको पहले लिखेंगे उसकी एनर्जी कम आएगी, उसके n+l का जो सम है वो कम आएगा। ये हमें बता रहा है कि 1s को पहले लिखें, तो 1s को अगर हम अप्लाई करके देखते हैं n+l के ऊपर, तो n+l के मुताबिक ये जो आपने याद रखना है, लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है वो होता है n की वैल्यू, यानी कि शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। और s के लिए जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है l की, वो 0 है, p के लिए 1, t के लिए 2 और f के लिए 3। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं पुट करता हूँ n+l के अंदर 1s के लिए, तो n की वैल्यू है जी हमारे पास 1 और s की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो इसका आ गया सम 1 के इक्वल। अब 2s के लिए अगर मैं n+l रूल की वैल्यू निकालता हूँ तो ये जो लेफ्ट साइड पे है ये n की वैल्यू है, ये 2 हो गया, और s के लिए l की वैल्यू जो होती है यानी कि सब शेल की वैल्यू वो 0 होती है, तो सम आ गया 2 के इक्वल। तो अब जिसकी n+l का सम कम है उसको हम पहले लिख रहे हैं, जिसका ज्यादा है उसको हम बाद में लिख रहे हैं। तो ये बड़ा गैलेंजी-हिक्टिक फार्मूला है। इसके मुताबिक अब हम सब शेल्स को अरेंज करते हैं और हमारा फार्मूला तैयार है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी जी 1s, इसकी एनर्जी सबसे कम है, देन देयर इज 2s, देन देयर इज 2p, 3s, उसके बाद 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे 7s की हो जाएगी। हम वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे नंबर होता है ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो जो ये नंबर है 7 या यहाँ पे 1 2, ये नंबर शेल को रिप्रेजेंट करें। जितना बड़ा शेल होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं n+l रूल के मुताबिक कि हमने ये भी देखना है कि जिसके n+l का सम कम होगा उसी को पहले लिखना है। तो 2-3 हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये फार्मूला वाकई सही है या नहीं। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ।
और वो हमारी जुबैदा आपा वाला एक टोटका हमारी तरफ से आपके लिए, ताकि इजीली इसको आप याद भी कर सको। इस तरतीब को अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से बन रही है हमारे पास, स्कूल स्कूल एस एस, फिर उसके बाद 2 बार आपने लिखना है पब्लिक स्कूल। ऐसे आप कोई भी एब्रीवेशन बना सकते हैं अपनी मर्जी का, हमने बनाया हुआ है स्कूल स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल 2 बार आ गया। यहाँ पे भी देखें स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, तो एस एस पी एस हो गया। उसके बाद आपने लिखना जी डी पी एस। अब डी पी एस, ये डी पी एस, उसके बाद एक बार और डी पी एस, ये नीचे आना चाहिए था बस क्योंकि इधर जगह नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ डी पी एस, और एंड पे आपने लिख देना है एफ डी पी एस। आप चाहें तो अगर आपके पास एटम के इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाएं तो आगे एक बार और भी एफ डी पी एस लिख सकते हैं। अब अगेन नंबरिंग हम कर देंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे जी, एस हमें पता है 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से इसकी नंबरिंग करें एंड सो ऑन, 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद आप पी की नंबरिंग करें, पी हमें पता है 2 से स्टार्ट होता है, तो 2p 3p 4p, दिस वन इज 5p 6p। उसके बाद हमें पता है कि डी जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, तो डी की नंबरिंग करते हैं आप 3 से। डी कहाँ पे, ये वाला है, तो 3 से स्टार्ट करें। उसके बाद डी ये 4 और ये वाला 5d। एफ हमें पता है कि स्टार्ट होता है 4 से, तो इसकी नंबरिंग करते हैं आप 4। अब ये तरतीब आपको बता रही है कि ऑर्बिटल को आपको ऐसे प्लेस करना है, लेकिन n प्लस एल रूल और ऑफ लो प्रिंसिपल का जो सम है, यानी कि दोनों का जो निचोड़ है, वो ये लिखा करा है। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें, ये वाकई चीज एप्लीकेबल हो रही है कि ये स्कूल स्कूल बन गया पहला पेयर, उसके बाद पब्लिक स्कूल, फिर ये पी एस पब्लिक स्कूल हो गया, फिर ये डी पी एस और ये डी पी एस यहाँ तक, और एंड पे हमने एफ डी पी एस लिखा है। अगर आप ये फार्मूला, ये कह लें जी टोटका याद कर लेते हैं, तो आप आसानी से किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अफबाउ एंड एन प्लस एल रूल। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एन प्लस एल रूल वाकई फॉलो हो रहा है। 1s के लिए देखते हैं, यहाँ पे n प्लस एल का सम हमने देखना है किसके इक्वल आएगा। इसके लिए ये जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है हम डिस्कस कर चुके हैं, ये n की है, तो यहाँ पे सम जो आएगा वो आएगा जी 1 प्लस एस की वैल्यू 0, तो 1 के इक्वल आएगा। यहाँ पे सम किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस 1 नहीं, यहाँ पे 2 प्लस 0, तो ये आएगा जी 2 के इक्वल। यहाँ पे सम आएगा जी 2 प्लस 1, तो ये 3 के इक्वल आएगा। हमने यहाँ पे देखा p की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 1 होती है, हमने 1 ही पुट किया ना, 2 प्लस 0 g1। इस तरह से 3s के लिए वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 3 प्लस 0 दैट इज 3, और 3p के लिए निकालते हैं तो 3 प्लस 1 हो जाएगा जी, दैट इज 4। 4s के लिए निकालते हैं जी तो 4 प्लस 0, 4 वैल्यू आ जाएगी। 3d के लिए निकालते हैं तो 3 प्लस d के लिए वैल्यू हम देख सकते हैं दैट इज 2। ये सब शेल की यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ये 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 5। अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये n प्लस एल रूल की यानी कि n प्लस एल का सम है। ये हमें बता रहा है कि किस ऑर्बिटल को आपको पहले लिखना है। जिसकी वैल्यू कम है उसको पहले लिखेंगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उसको बाद में लिखेंगे। अब यहाँ से हम 5p की फाइंड करते हैं, तो 5 प्लस p के लिए हमारे पास आ जाएगा जी 1, तो ये 6 के इक्वल आया। इसी तरह से हम 6s के लिए फाइंड करते हैं, 6 प्लस 0, ये भी 6 के इक्वल आ गया। और 4f के लिए अगर हम फाइंड करते हैं तो 4 प्लस ये आ जाएगा बच्चों 3, ये 7 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे ना आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं n प्लस एल रूल की वैल्यू सेम आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम आ जाती है, ये भी बुक के अंदर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो अगर n प्लस एल की वैल्यू, पहले तो ये है कि जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम आएगी उसको पहले लिखेंगे। दूसरी बात, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ही सेम आ जाए, फिर क्या हमारा रूल यहाँ पे वायोलेट हो गया? नहीं, बिल्कुल वायोलेट नहीं होगा। आप ये देखेंगे जैसे यहाँ पे 2 केसेस आ रहे हैं ऑलमोस्ट, ये भी 3 वैल्यू है, ये भी 3 है, और ये 4 है, ये भी 4 है, इसी तरह से ये दोनों 6 आ गए। जब n प्लस एल रूल की वैल्यू इक्वल आ जाए तो फिर आपने देखना है लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को। यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो इन दोनों की सेम आई है, तो यहाँ पे देखें ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू शो कर रही है शेल को या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये 2 है और ये 3 है। जब गौर से सुने, जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो आपको फिर क्या करना है, फिर लेफ्ट साइड पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल की वैल्यू देखना है। तो जो शेल की वैल्यू कम होगी वो छोटा शेल होगा, जो छोटा शेल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये 2 है, इसका मतलब ये एल शेल है, ये 3 है तो इसका मतलब ये एम शेल है।
तो जो के एल शेल है वो छोटा शेल है, उसकी एनर्जी कम है, एम शेल की बड़ा शेल है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो छोटे शेल को पहले लिखेंगे और बड़े को बाद में लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी जहाँ पे सम एन प्लस एल का सेम आ गया, यहाँ पे आप शेल को सिर्फ देखोगे, 3 वाले को पहले लिख दिया, 4 वाले को बाद में। यहाँ पे भी जहाँ पे सम एन प्लस एल का सेम आ गया, तो आप सिर्फ शेल की वैल्यू को देखो, 5 लेस है और 6 ग्रेटर है, तो 5 को पहले लिख दो और 6 को बाद में लिख दो। इस तरह से ये रूल हमारे पास सब एफ ओ प्रिंसिपल एन प्लस एल को सम दोनों को मिला के ये जो हमारे पास कुलिया आया है, इसको हम अगर तरतीब में लिखें तो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। सपोज हम कोई एग्जांपल लिखते हैं जी, हम लिखते हैं, आपको कहा जाता है जी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। शुरू में मैंने कहा था शर्त ये है आपको एटॉमिक नंबर खुद से याद होना चाहिए। ये हमारा ऑक्सफोर्ड सिस्टम नहीं है, आपको पीरियोडिक टेबल पेपर में नहीं दिया जाएगा, आपको खुद ही डाटा लगाना है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए यू डोंट हैव टू रियलाइज ऑल दीज थिंग्स, आपको जस्ट ये करना है कि इस फार्मूले को याद करें, यानी कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, इसको याद करें। इसी फार्मूले से ये पहले मैंने उठा लिया स्कूल स्कूल, यानी कि पहले आ गया 1s, फिर आ गया 2s, उसके बाद पब्लिक स्कूल एक बार उठा लिया तो 2p, और फिर है जी 3s। हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल है 9 अवेलेबल। s की मैक्सिमम कैपेसिटी हम यहाँ पे देख चुके हैं 2 होती है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 रखती है। 2s है तो इसमें भी 2 आएंगे। s जौन सा मर्जी हो, चाहे 1 हो 10 हो 1000 हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। p है तो p में मैक्सिमम आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास बाकी बच गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे 5 रख देंगे, ये 3s यहाँ पे नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई फ्लोरीन की। सपोज हम लिखना चाहते हैं क्लोरीन की, 17 एटॉमिक नंबर है, तो यहीं से आप स्कूल स्कूल वाला पेयर उठाओ, पहले आ गया 1s, उसके बाद आ गया 2s, फिर आ गया बच्चों पब्लिक स्कूल यानी कि 2p और 3s। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, अगर बच गए तो बाकी और लगा लेंगे। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें भी 2, और p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 हो गए, इसमें 2 आ गए 12, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। अब ये हो गया स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, एक बार और पब्लिक स्कूल, यानी कि ये पेयर खत्म हुआ था, तो यहाँ से ps 3p और 4s की अब बारी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3p और फिर आ जाएगा जी 4s। अब 3p p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमें सिर्फ 5 ही रखना है, तो यहाँ पे हमने 5 रख दिए। मैक्सिमम 6 आते हैं, कम अवेलेबल हो तो आप कम भी रख सकते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो कुलिया यहाँ बना हुआ है, आपको इसको याद करना है। वो भी याद करने की ट्रिक बता दी है कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 2 बार, यानी कि पहले स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर 2 बार डिवीजन पब्लिक स्कूल या डॉन पब्लिक स्कूल, इट्स अप टू यू, जो मर्जी आप इसका जो है ना एब्रीविएशन बताएं। तो 2 बार डीपीएस होगा और एंड पे आप 2 बार एफडीपीएस करोगे, तो ऑलमोस्ट आप 50 to 80 तक जो एटम्स हैं हमारे पास, एलिमेंट्स हैं, उन एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इजीली लिख सकते हो इन सब शेल्स। ये हो गई बात सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की। लेकिन अभी हमारे पास 2 रूल्स पेंडिंग हैं कि हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, जब भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो उन 2 रूल्स को भी हमें साथ में फॉलो करना पड़ेगा, तो तब जाके एटम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना वो सही साबित होगी। तो देखते हैं जी किस तरह से 2 रूल्स और कौन से हैं। वो दोनों रूल्स हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या सिखाता है, एक ये हमने देखना, और फिर हमने देखना है हुंस रूल को। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एक 2 डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई होगी, दोनों में से जो शॉर्ट वाली है या लॉन्ग वाली, दोनों में से जो मर्जी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन एक मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव all 4 same quantum number values। आसान अल्फाज में कहना ये चाह रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए, यानी कि सपोज आप हीलियम की बात कर लो, हीलियम के 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में। हीलियम के ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज कभी भी सेम नहीं हो सकती। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विल ऑलवेज हैव अपोजिट स्पिन। ये बड़ी आसान है, आप इसको याद कर लो कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट ही होगी, वो स्पिन आप एक जैसी नहीं कर सकते।
यानी कि उनकी स्पिन इस तरह से हो सकती है, उनकी स्पिन आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कभी भी सेम स्पिन से आप इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते, क्योंकि क्वांटम नंबर अगर स्पिन स्पिन होगी ना तो क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर ना एक एग्जांपल अप्लाई कर लेते हैं पहले। हीलियम एटॉमिक नंबर है इसका G2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे तो होगी 1s2। अब इसको ना एक्सप्लेन किया गया बड़ा अच्छे से बुक के अंदर कि सपोज ये n है, दिस वन इज l और m और एंड पे है जी s। ये चारों मैंने आपके सामने लिखे हैं क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपने ऐसे ही एक टेबल से ड्रॉ कर देना पेपर के अंदर। अब ये आप कह दो जी इलेक्ट्रॉन 1 है हीलियम का और ये इलेक्ट्रॉन 2 है हीलियम का, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 1 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शेल नंबर कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को सब शेल, m यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ऑर्बिटल कहते हैं और s स्पिन को शो करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन 1 है यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज इनको ही कर लें, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n की वैल्यू 1 है, ये 1 लिखा हुआ है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 1 है क्योंकि सेम शेल के अंदर है। और जो सब शेल है, सब शेल भी दोनों का चूंकि सेम है, s सब शेल है, तो इस s के लिए अगर k का शेल हम देखते हैं उसके अंदर जो s आता है उसके लिए वैल्यू, s के लिए हमेशा वैल्यू 0 ही होती है, तो s के लिए वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि s में है तो दोनों की वैल्यू 0। अब m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि इनके ऑर्बिटल, हमने डिस्कस किया हुआ है कि s खुद एक सब शेल भी है और ऑर्बिटल भी है, तो उसके लिए भी वैल्यू जो है आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां पे बात की जाती है, हमने स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, स्पिन शो कर रहा है, तो एक डाउनवर्ड शो करेगा, एक अगर क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज है उसके लिए आप +1/2 वैल्यू लेते हो, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए -1/2 वैल्यू लेते हो। तो जरूरी होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की +1/2 है तो दूसरे की -1/2 होगी। और ये वो पॉइंट है जो इस रूल को सही साबित करता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। आपने देखा कि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए पहले 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू बेशक सेम आ गई है, लेकिन तीसरे की वैल्यू सेम नहीं आ सकती। यहां तक हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ा। इसका मतलब जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, अगर उस रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखते हैं तो पहली तो बात आपको एस के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिखने हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अब पी के अंदर आपने इसके डिजेनेरेटिव ऑर्बिटल आगे ड्रॉ कर लेने, जैसे ये पहला इसका है 2px, फिर होगा 2py, फिर होगा 2pz। अब पी के अंदर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 5, तो पहले में ये 2 रख दिए, उसके बाद इसमें 1 रखा और इसमें 1 रखा। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया जी, ये 6 और 2 8, सॉरी एक और भी यहाँ पे आएगा। इस तरह से ये 9 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। सॉरी, हुन्स रूल अभी तक हमने फॉलो नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द n+l रूल, ऑफ प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आखिरी रूल हमारे पास रह गया है जो कि है जी हुन्स रूल। हुन्स रूल हमें क्या कहता है? हुन्स रूल ने हमें क्या ही कहना है, खैर हुन्स रूल की स्टेटमेंट बहुत आसान सी है लेकिन थोड़ी सी लंबी चौड़ी है। हुन्स रूल हमें यह कहता है कि अगर आपको एक ऑर्बिटल में अगर डिजेनरेटिव ऑर्बिटल अवेलेबल हो, डेफिनेशन एज इट इज बुक में लिखी हुई है तो यहां लिखने की जरूरत नहीं, टाइम ही वेस्ट होगा, कि अगर आपके पास डिजेनरेटिव ऑर्बिटल अवेलेबल हो और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी आपके पास अवेलेबल हो, उनको आपको प्लेस करना हो, तो आपने उनमें इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ अलग अलग प्लेस कर देना है, रेदर देन पुटिंग देम विद अपोजिट स्पिन इन द सेम ऑर्बिटल। नहीं समझ आई? अब बात करते हैं। हुन्स रूल सिंपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर जगह अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन को अकेला रखें, इकट्ठे ना रखें, उनको पसंद नहीं है। उसकी रीजन भी पढ़ते हैं। सपोज मैं यही बात हुन्स रूल को अप्लाई करता हूं कार्बन पे, नाइट्रोजन पे, इन दोनों पे अप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों रूल्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखते हैं अगर, तो पहले स्कूल 1s 2s आ गया, उसके बाद पब्लिक स्कूल यानी कि आपके पास आ गया 2p और 3s आ गया। हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, लेकिन यहाँ पे ना 2p की डिजेनरेटिव ऑर्बिटल हम बनाएंगे। कार्बन के
6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रख दिए, 4 हो गए। अब 2 को ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ अगर ऐसे लिखोगे तो हुंस रूल का पता ही नहीं चलेगा कि फॉलो हुआ या नहीं। तो आप इसके डिजेनरेटिव ऑर्बिटल अवेलेबल बनाओ, 2px 2py और 2pz। इलेक्ट्रॉन 2 अवेलेबल हैं तो आप उनको यहाँ पे अलग अलग प्लेस करते हैं। अब अगर मैं इनको रख देता यहाँ पे इकट्ठे ही, तो n+l रूल के मुताबिक या फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक या फिर अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल ठीक है। n+l रूल अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि उस ऑर्बिटल को पहले लिखना है जिसकी n+l की वैल्यू कम है, हमने लिख दिया। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो ही नहीं सकती, आपने उनकी स्पिन को अपोजिट रखना है, हमने लिख दिया। तो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन हुंस भाई साहब यहाँ नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी गलत है, इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादती हो रही है। कैसे? वो कहेंगे ये आपके पास जो p के 3 डिजेनरेटिव ऑर्बिटल हैं, जगह जो अवेलेबल है, तो आप इन 2 इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा ना रखो, आप क्या करो, इनको अपोजिट स्पिन से ना रखो, आप इनको सेम स्पिन के साथ अलग-अलग ऑर्बिटल में प्लेस कर दो। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी ये हुंस रूल के मुताबिक होगी। हुंस रूल कहता है कि अगर डिजेनरेटिव ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो आपने उनमें इलेक्ट्रॉन को अलग-अलग प्लेस करना है जहां तक पॉसिबल हो, rather than putting them with the opposite spin in the same orbital। आपने उनको सेम स्पिन के अपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में नहीं रख देना। इलेक्ट्रॉन को अलग-अलग रहना पसंद है, जैसे हमें अलग-अलग रहना पसंद है। खैर, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम इसी तीनों रूल को फॉलो करते हुए लिखें तो वही स्कूल पहले आ जाएगा, यानी कि 1s, उसके बाद 2s, फिर आ जाएगा जी पब्लिक स्कूल। तो p के हम डिजेनरेटिव ऑर्बिटल अवेलेबल लिखेंगे। अगर आपको हुंस रूल लिखना है तो उसमें डिजेनरेटिव ऑर्बिटल को लिखना पड़ेगा, 2px 2py एंड 2pz। अब जी 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो उनको प्लेस करते हैं। पहले तो आ गया जी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, 4 हो गए, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं ऐसे नहीं कर सकता कि 2 इसमें रखूं और 1 इसमें, ये हुंस रूल की वायोलेशन हो जाएगी। हम इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे क्योंकि ये डिजेनरेटिव ऑर्बिटल अवेलेबल है, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब सवाल आपके माइंड में ये भी खटक रहा होगा कि यहाँ पे भी तो ये जगह खाली थी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों नहीं आया? तो याद रखें डिजेनरेटिव ऑर्बिटल जो होते हैं वो वाले ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी आपस में सेम होती है, वो एक ही सब शेल के होते हैं। s खुद ही एक ऑर्बिटल है, सब शेल है, तो ये पहला शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हम नहीं कर सकते। ये जो दूसरा s है ये खुद एक ऑर्बिटल है, सब शेल भी है, ये p का डिजेनरेटिव ऑर्बिटल नहीं है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है। तो हमने हुंस रूल को सिर्फ वहां अप्लाई करना है, इलेक्ट्रॉन को वहां अकेले करना है जो डिजेनरेटिव ऑर्बिटल होंगे, इधर उधर हमने इलेक्ट्रॉन को नहीं भगाना। जैसे ये p के अंदर पॉसिबिलिटी थी तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया क्योंकि p तीनों एक दूसरे के डिजेनरेटिव ऑर्बिटल हैं। तो यहां तक हमने जी तीनों रूल्स को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिख लिया है। अब हमारी बुक की जो डिमांड है वो एंड पे मैं थोड़ी सी उसको पूरा करता चलूं। बुक की डिमांड ये है कि तीसरी जो कैटेगरी हमारे पास थी, यहाँ पे अगर आप इन तीनों रूल्स को याद कर लेते हो, उनकी स्टेटमेंट और जो मैंने ट्रिक सिखाई हैं उनके मुताबिक आप एटॉमिक नंबर को याद करते हुए, वो कोई नहीं बताएगा एग्जाम के अंदर आपको, तो आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसानी से लिख सकते हो। आपने याद रखना है कि यहाँ पे समटाइम कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये 4s और 3d में कि 4s पहले फिल होगा या 3d, तो इसको आपने हमेशा इसी तरतीब में, जो फार्मूला हमने पढ़ा है इसी तरतीब में आपने लिखना है। कंफ्यूजन कहाँ पे होती है? जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो वो आके थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उसमें D9 सिस्टम में या D5 सिस्टम में आपको कंफ्यूजन या एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, तो उसको हम यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने हमेशा इस चीज को प्रायोरिटी देनी है कि ऑर्बिटल या तो कंप्लीट फील्ड हो, जैसे ये S है, या इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, ये कंप्लीट फील्ड हो गया, ये तो हो गया स्टेबल, या फिर S में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो ये भी स्टेबल माना जाएगा। ऑर्बिटल 2 लिहाज से स्टेबल माने जाते हैं, या तो कंप्लीट फील्ड हो या हाफ फील्ड हो। इसी तरह से P में या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये स्टेबल माना जाएगा। D में या तो 5 इलेक्ट्रॉन की कोशिश करनी है या फिर 10 इलेक्ट्रॉन की, क्लोज। तो जब आप D में इन्वॉल्व होंगे ना, D ब्लॉक में, तो आपको ये चीज लाजमी याद रखनी है, यानी कि 3D और 4S में ऐसा इन्वायरमेंट आपने बनाना है कि या तो D में 5 आ रहे हो, ठीक है, क्लोज अगर आ रहा हो तो, यानी कि S में 2 रख दी हैं, अब D में 4 आए हुए हैं, तो आपको S में से 1 इलेक्ट्रॉन को उठा के D में रख देना है। ये एक्सेप्शन होगी D ब्लॉक के अंदर। बस आपने यही कोशिश करनी है कि D में या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे आपको S में 1 इलेक्ट्रॉन रखना पड़े या 2 रखने पड़े। D को 5 और 10 अगर क्लोज आ रहा है तो इसको इस तरह से फॉलो करें, तो
अगर इस चीज को फॉलो कर लेते हैं तो ये सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 100% सही हो जाएगी। अब बुक की डिमांड एंड पे ये है जी कि अगर आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन ऑर्बिटल्स करते हो तो उसमें ना 2 से 3 बातें बताई हुई हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखने की हद से आए हैं तो यहाँ तक आपका डाटा कंप्लीट होता है, लेकिन 11th क्लास की जो हमारी न्यू बुक है 2025 वाली, उसमें ये 3rd हेडिंग दी हुई है, तो मैं इसलिए इसको इलेबोरेट यहाँ पे कर रहा हूँ। वो हेडिंग हमें ये बताती है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन ऑर्बिटल लिखने के लिए सबसे पहले ऑर्बिटल्स को सपोज करना है कि ऑर्बिटल्स बॉक्सेस हैं, बॉक्स बना देने हैं उनके, और फिर एक ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं वो हमेशा 2 होंगे। और तीसरी हमें पॉइंट वो ये बता रहा है कि ऑर्बिटल्स को आपने ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, यानी कि यही N+L रूल के मुताबिक प्लेस करना है। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको पहले, उसका बॉक्स पहले, नीचे नीचे, जिसका ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका बॉक्स ऊपर। सपोज मैं ना लिखता हूं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यहां पे इसको डिटेल में लिख लेते हैं। सपोज मैं लिखता हूं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है जी 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने ये वाली लिखी है, ये भी ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल्स के अंदर जो न्यू बुक में ट्रेंड दिया गया वो ये है कि आप इधर एरो लगाओ, इधर लगाओ कि ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ। तो जो ऑर्बिटल 1s है उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो उसका बॉक्स बनाओ सबसे नीचे, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ रख दो, साथ में लिख दो 1s। उसके बाद आएगा 2s, तो उसका बॉक्स इससे ऊपर बनाओ क्योंकि 2s की एनर्जी ज्यादा है। इस तरह से ये 2s हो गया। अब 2p के 3 डिजेनेटिव ऑर्बिटल्स हैं, तो उनकी एनर्जी तो आपस में बराबर है, तो 2p के 3 बॉक्स बनाएं, लेकिन उनको ऐसे आपने इकट्ठे ही एक ही लाइन पे बनाना है। अब 2p के अंदर और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ये 2px है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और 2py में 1 है, 2pz एम्प्टी है, तो यहाँ पे आप 2s लिख दो और यहाँ पे 2p लिख दो, या इनके नीचे आप 2px 2py और 2pz भी लिख सकते हैं। ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन ऑर्बिटल। एक और भी एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं। एग्जांपल दूसरी हमारे पास कौन सी है जी, सपोज हम नाइट्रोजन की एग्जांपल करते हैं, इसमें बड़ा सारे रूल फॉलो हो जाएंगे। तो ये एनर्जी के एरो आपने लगा दिया कि नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए 1s आएगा, तो बॉक्स बना दें सबसे नीचे, ये 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हमने अपोजिट स्पिन से रख दिया। फिर उसके बाद 2s है, इसका बॉक्स बनाएं ऊपर, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्लेस कर दें, ये 2s। उसके बाद है जी p ऑर्बिटल, उसके 3 डिजेनेटिव ऑर्बिटल हैं, तो आप 3 बॉक्स बनाएंगे इसके, और तीनों को एक ही लाइन पे, तो ये 2p हो गया, नीचे इनके 2px 2py 2pz भी लिख सकते हैं, सब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, हॉर्न्स रूल के मुताबिक यहाँ पे रखना। तो ये लें जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड ऑर्बिटल्स भी फॉलो हो गया। हमने आज के इस लेक्चर में, जो कि छोटा सा लेक्चर रहा, इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिटेल में पढ़ा। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में से टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिसमें सब हेडिंग्स हैं शेल, सब शेल और ऑर्बिटल, उन तीनों को हमने डिटेल में फॉलो किया। इसके अलावा हॉर्न्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, N+L रूल, इन तीनों को हमने डिटेल में पढ़ा, और इन्हीं के मुताबिक हमने सीखा, एक कुलिया बनाया जिसकी मदद से हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं।